वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पूरे इस सिस्टम को जानेंगे कि हमारे देश में सिस्टम क्या है, गवर्नेंस कैसे चल रहा है हमारे देश का, और संविधान में क्या क्या प्रोविज़न फॉलो हो रहे हैं, क्या संविधान में फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं। तो आज हम ये सब देखेंगे। तो गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया आज का टॉपिक है। तो दिस वीडियो प्रोवाइड अ डिटेल एनालिसिस। ये वीडियो आपको डिटेल एनालिसिस देगी। तो हमने फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, और क्या देखा था। मेकिंग मतलब संविधान बन गया, लागू हो गया, और उसके कुछ हमने खासियत मतलब फीचर को देखा कि उसमें क्या क्या खासियत है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और क्या खासियत है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल देखा था, और लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वर्ल्ड में सबसे लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और लिविंग लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि समय सोसाइटी की बदलती हुई नीड, बदलती हुई ज़रूरतों को देखते हुए हमारा संविधान में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी कि अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, प्रोसीजर, ताकि पार्लियामेंट समय समय पे उसमें बदलाव करे, कुछ ऐड करे या कुछ डिलीट करे, या कुछ उसमें मॉडिफाई करे, कुछ रिपील कर दे। रिपील मतलब उसमें कुछ डिलीट कर दे, रिपील कर दे यानी हटा दे, कुछ ऐड कर दे, कुछ नए आर्टिकल को, कुछ उसमें मॉडिफाई कर दे। मॉडिफाई मतलब इन द सेंस, जैसे पार्ट 20 है, उसके पार्ट 20 का जो आर्टिकल है उसमें कुछ, पार्ट 20 आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की पावर को डिफाइन करता है, अमेंडमेंट करने की जो पावर है, और अमेंडमेंट का प्रोसीजर पूरा बताता है। यानी कि एक लौटा आर्टिकल है जो एक लौटे पार्ट में है। मतलब पार्लियामेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो संविधान को चेंज कर सकती है, उसमें कुछ ऐड करना है ऐड करे, कुछ डिलीट करना है डिलीट करे, कुछ मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करे, कोई नया कानून लाना है, कोई नया आर्टिकल ऐड करना है, तो ये सब कर सकती है। बजाय बट बट लेकिन वो उसकी मूल भावना को ख़त्म नहीं कर सकती, और उसकी मूल भावना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट ईसीआई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी मूल भावना है। जुडिशियल रिव्यू तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस जुडिशियल रिव्यू से चेक्स एंड बैलेंस लगता है। चेक्स एंड बैलेंस मतलब जुडिशरी जो भी लेजिस्लेचर लॉ बना रही है उसको जुडिशरी इंटरप्रेट करे कि ये लॉ कहीं संविधान के मूल भावना को वायलेट तो नहीं कर रहा है, ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है। तो ये यानी कि ये बढ़िया से सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस का बढ़िया से एक कोऑर्डिनेशन है, संविधान में ही ये सब है। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको पहले कुछ सिस्टम के बारे में जानना होता है कि हाँ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, संविधान क्या है, गवर्नेंस कैसे चलाना है। नहीं बस धोती कुर्ता पहने, टोपी लगाएं, हाथ जोड़ा, मैं अपना मैनिफेस्टो लेके निकल पड़े, राइट टू वोट मांगने लोगों से कि हमको वोट देना, हम अगर आप हमको जिताएंगे तो हम ये काम करेंगे, एजुकेशन पहुंचाएंगे गर्ल्स को, रेप, जो रेप हो रहे हैं वो भी हम बहुत कम कर देंगे, रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मतलब वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते, क्योंकि ये इनके वादे बहुत खोखले हैं, वादे खोखले हैं। क्योंकि एक बार जब पावर में आ जाएंगे, वोट मिल गया, पावर पावर में आ गए तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये तो पूरा सिस्टम है। तो आज इसीलिए ये पूरा वीडियो मैं लाया हूँ, क्योंकि सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गवर्नेंस कैसे चल रहा है। गवर्नेंस पूरा इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट
स्टेट सरकारों की अपनी अपनी, स्टेट के लेवल पे अपनी अपनी सरकारें हैं। फिर म्यूनसिपैलिटी, लोकल गवर्नमेंट में अर्बन शहरों में तो म्यूनसिपैलिटी हो गए, और फिर गाँव में, विलेज में पंचायत हो गए। तो ये सब लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी। तो ये अपने अपने लेवल पे। तो आज ये सारे गवर्नेंस, पूरे गवर्नेंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? सेंट्रल गवर्नमेंट की एकदम ग्राउंड लेवल से, यानी कि गांव से, पंचायत। चलिए पंचायत से करते हैं। तो पंचायत, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो मुद्दा है, मुद्दा नहीं मतलब लोकल गवर्नमेंट का जो ये आइडिया है, ये सबसे पहले गांधी जी चाहते थे कि लोग अपनी समस्याएं खुद सॉल्व करें ग्राउंड लेवल पे। यानी कि गांव वाले हैं वो अपनी गांव की जो भी, क्योंकि गांव की जो समस्या है वो गांव वालों से ज़्यादा कोई और नहीं जानता। तो गांव वाले जब इकट्ठा होंगे, जैसे पहले आप गांव में जाते ही होंगे, तो पहले के लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे और पूरी पंचायत लगती थी, और उसमें डिसाइड होता था कि ये तो हमें पैसे मिले हैं, मतलब फाइनेंस, तो हमें क्या क्या अपने गांव के लिए डेवलपमेंट करना है, क्या क्या हमें चाहिए हम अपने गांव में। तो वो लोग इकट्ठा होकर उस पेड़ के नीचे डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और लोग वहाँ पे खुद, गांव के लोग खुद डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते थे। पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में रिकॉग्नाइज है, संविधान में मेंशन है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट की लोकल लोकल गवर्नेंस, स्वयं परिपालन, खुद का सेल्फ गवर्नेंस। वहाँ पे ग्राम, जो आम जनता है वो खुद आके एक पूरी असेंबली, पूरी सभा, पूरी पंचायत बनाती है, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कि हमें अपने गांव के लिए क्या क्या चाहिए। और जो सेंट्रल लेवल पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें जो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो बजट को पूरा डिसाइड करती है, एलोकेट करती है। भारत बहुत बड़ा है ना, तो अलग अलग गांव में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स, अलग अलग स्टेट को, अपने स्टेट गवर्नमेंट को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि आप अपने अपने राज्यों में डेवलपमेंट करिए। और फिर वो राज्य अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने कस्बों में तहसील, अपने अपने जो उनके अलग अलग गांव हैं, तहसील, एकदम एकदम ही छोटे लेवल पे, तो राज्य सरकार भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट, पैसों में से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये पूरा ब्यौरा जो है बजट, ये सब इकोनॉमी में आता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये पूरा सिस्टम, गवर्नेंस, इसमें पैसे का भी लेन देन होता है। बिना पैसे के डेवलपमेंट कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी कनेक्टेड है, हिस्ट्री, ये भी कनेक्टेड है। सारे सब्जेक्ट अपने आप में कनेक्टेड है, और यही तो इसकी सबसे प्यारी बात है, सबसे प्यारी, सबसे मूल्यवान, ये सबसे प्यारी चीज़ है। मुझे यही सबसे प्यारा लगता है कि सारे सब्जेक्ट अपने आप में ही अलग नहीं, अपने आप में इंडिपेंडेंट है सारे सब्जेक्ट, लेकिन हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हैं। यानी कि सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड हैं, सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन, इन सारे सब्जेक्ट का ओरिजिन एक ही है, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, एसएसटी, जो भी आप बोल रहे थे छोटी क्लास में। लेकिन 11th में आते आते ये इंडिपेंडेंट हो गए सारे सब्जेक्ट, लेकिन इनका ओरिजिन तो एक है, तो ये सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड तो होंगे ही। यानी कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी में घुस जाएंगे, और पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमी में घुस जाएंगे, इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में घुसे यानी कि उसमें पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन, न्यूमेरिकल, यही सब आएगा। तो सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड हैं, और इस पर टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, तो हम टेक्नोलॉजी में भी घुस गए। साइंस का भी बड़ा रोल है,
ज्योग्राफी को बोला जाता है ना मदर ऑफ ऑल साइंसेज। कंप्यूटर, एआई, रोबोटिक, ये सब अपने आप में इंटीग्रेटेड हैं। तो लोकल अथॉरिटीज में मैं पंचायत की बात कर रहा था। पंचायत यानी कि लोग वहाँ पे कलेक्ट अपने गांव में इकट्ठा होके अपने एक सरपंच को सरपंच सुने होंगे आप लोग, सरपंच को इलेक्ट करते हैं। और फिर वो सरपंच इलेक्शन जीतने के बाद फिर पूरे गांव में विकास करता है, डेवलपमेंट। और फिर लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होके कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें क्या क्या अपने गांव के लिए करना है, अपने गांव के लिए क्या क्या चाहिए हमें। रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल चाहिए, कुआं, ताकि किसी महिला को प्रॉब्लम ना हो। नदी यहाँ गांव से बहुत दूर है और सब महिलाएं जाती है पानी लेने, तो एक कुआं हो या फिर क्या बोलते हैं हैंडपम्प हो। तो ये वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया गांव के लेवल पे। तो ये सब कलेक्टिव डिसीजन यानी कि गांव के लोग खुद, यानी कि ग्राउंड लेवल एकदम जितने भी आम लोग हैं वो सारे कल एक समूह में आते हैं, ग्रुप में आते हैं और कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं एक जगह, एक असेंबली बना के, एक सभा बना के, असेंबल होके, एसोसिएशन। उसके बाद ये तो हो गए गांव के लेवल पे। तो मैं कहाँ था? लोकल अथॉरिटीज, पंचायत का हो गया। तो पंचायत में लोग खुद अपने गांव की समस्याओं को हल करते हैं। अब शहर में आते हैं, सिटीज, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज होते हैं। म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, ये लोग पूरे शहर का, पूरे एरिया का एक स्पेसिफिक, जैसे आजमगढ़ एक शहर है और मैं जहाँ रहता हूँ ये यहाँ का नगर पालिका है, नगर परिषद, नगर नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल पर ऐसे ही कुछ है यहाँ मेरे एरिया का। तो वो पूरा मेंटेनेंस देखता है, पानी, बिजली, मतलब पूरी जो ये कॉलोनियाँ हैं अलग अलग, यहाँ का मेंटेनेंस, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ हमारे यहाँ, जहाँ मैं इस एरिया में रहता हूँ, ये कोलघाट एरिया है, कोलघाट गांव। और यहाँ के हम लोगों के, ये भी एक गांव है लेकिन ये शहर में आता है। मेरे यहाँ पे रोडवेज है, फिर यहाँ नगर पालिका। तो ये पूरा एक गांव है, मतलब गांव वाला इलाका है, एरिया, लेकिन ये शहर में आता है। और यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान विनोद कुमार यादव, मेरे गांव के, मेरे, मैं अपना पर्सनल। तो प्रधान जो है इस गांव के, मेरे गांव के, तो उनका ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सब मेंटेन रखे, सही रखे। कोई रोड में कहीं में यहाँ तो कुछ अटापटाई नहीं है। वो विनोद प्रधान क्या कर रहे हैं, कुछ अटापटाई नहीं है। रोड में गड्ढे हैं, रोड ऊबड़ खाबड़ हैं, उसको ध्यान कोई देता ही नहीं है। प्रधान अपने में मस्त है और मिलते हैं तो कहते हैं भाई बजट नहीं है, पैसा नहीं है। काहे पैसा नहीं है? पैसा तो आता होगा केंद्र सरकार से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये पूरा ब्यौरा हमारे पूरे देश का बजट उनके सर पे होता है। तो ऐसे ही पैसा नहीं आता है? आता होगा, अपने जेब में भर लेते होंगे। उनकी ये, वो एक ऐसे पद पे हैं, वो अपने एरिया के पूरे प्रधान हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन पे ध्यान नहीं दे रहे। अपने एरिया के
रोड में गड्ढा है, ऊबड़ खाबड़ है, ध्यान दे ही नहीं रहे। और लोग लोग उसी ऊबड़ खाबड़ रोड पे आ जा रहे हैं। कोई एक सिस्टम है ही नहीं और कोई जवाब मांगता ही नहीं है हमारे यहाँ प्रधान से। जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। पावर दे दी गई है, हमने पावर दे दिया और पावर लेने के बाद सब भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। और जब भी जवाब मांगो, पैसे नहीं है। जब बजट आएगा तो बनेगा, बस यही जवाब आता है। पैसे काहे नहीं आ रहे हैं, आते हैं, बस वो खुलना नहीं चाहता कि पैसे कहाँ गए। अपनी जेब में भरे होंगे और क्या। क्योंकि पैसे किसको प्यारे नहीं है, पैसे के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि जिसके पास आज के समय में जिसके पास पैसा है उसकी वैल्यू है, यही कहा जाता है ना। लेकिन पैसे पे वैल्यू नहीं होती। एक कामयाब इंसान वही होता है जो पैसे को भी लात मारे। पैसे की उसके जो एक सक्सेसफुल मैन है उसके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। उसका टैलेंट, उसका एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसका अनुभव, ये सब मायने रखता है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पैसे कमाना सबका हक है और पैसे नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा। घर का जो मामूली सा खर्चा है, छोटा मोटा सब्जी लाना, बाजी, तो ये एक मिडिल क्लास तो अपनी परेशानियों में ही उलझा हुआ है। वो कहाँ से ही जवाब मांगेगा। मिडिल क्लास अपनी परेशानी में उलझा है, अमीर अपने में मगन है। अमीर लोग और गरीब तो उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए और जब चुनाव आएगा तो 2-4 पैसे मिल जाएँ, उस वही पैसे ही उस पैसे से बस 2-4 खाना, दो 2-4 दिनों का खाना हो जाएगा। बस इलेक्शन आएगा, कुछ पैसे दे के वोट खरीद लिए, बस पैसे दे के वोट खरीद लिए, उनके पास काम खत्म। वोट लेने के बाद काम खत्म। फिर वो कौन और हम कौन। चुनाव जीतने के बाद भूल जाएंगे कि हमने उन गरीब लोगों को पैसे दिए हैं, उनका उद्धार करना है। अब हम पावर में आए हैं तो उनका उद्धार करना है, ये भूल जाएंगे। बस वोट के लिए फ़ायदा उठाते हैं उन गरीब लोगों का। और कभी-कभी जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जाति के नाम पे लड़वाते हैं, संप्रदाय के नाम पे वोट खरीदते हैं। और आर्टिकल 325 में इलेक्शन के बारे में पूरा है प्रोसेस। और जो भी वोट करेगा या जो भी वोट मांगने के लिए अपना प्रचार करेगा, वो इस ग्राउंड पे नहीं करेगा, जाति, रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं। ये सब एकदम ही बैन है। इन सब वहाँ साफ-साफ संविधान में लिखा है कि इन सब। और जब भी वोटर आईडी कार्ड बनता है तो उसमें कहीं सरनेम या कोई रिलीजन ये सब होता है, सिर्फ नाम होता है और उसका पूरा एक कार्ड में फ्रेम करके बस एक नाम होता है, ना ही सरनेम होता है। और वहाँ पर एक उंगली का निशान होता है, उंगली, क्योंकि एक उंगली से ही हम वोट करते हैं। तो ना उस पे सरनेम होता है, ना रिलीजन होता है कि वो क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या क्रिश्चियन है। तो ये सब कुछ नहीं रहता है। क्योंकि वोट, ये जो वोट है, मत है, ये अपनी मर्ज़ी से दिया जाता है और इसमें ना किसी रिलीजन, रेस, जाति, इन सब का कोई रोल नहीं है। जो वोटर है वो न्यूट्रल होके जो देश के लिए सही है वो करे। न्यूट्रल जो वोटर है वो न्यूट्रल होके वोट करे और ऐसे लोगों को जिताए जो देश के लिए अच्छा काम करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। पावर में आने के बाद तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। देखो, जिसके पास पावर होती है वो पावर का अथॉरिटी का, पावर का, शक्तियों का करेक्ट मिसयूज़ करता ही है। ये सच्चाई है।
इसीलिए संविधान में प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस इन सब का प्रावधान है, प्रोविजन है। क्योंकि और हमने पावर किसी एक ना तो ये हाँ हेरिडेटी है ना मोनार्की है, यहाँ तो लोकतंत्र है। तो यहाँ पे हमने पावर किसको दी है? लोगों को दी है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को दी है हमने, पूरे इंडिया के लोगों को हमने पावर दी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमने पावर का जो डिवीजन है वो बढ़िया से किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये पैरेलल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे एकदम इक्वल इक्वल। ना जुडिशरी के काम में कोई इंटरफेयर करेगा, ना एग्जीक्यूटिव के काम में कोई दखल देगा, यानी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में दखल नहीं देगी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं देगी। यानी कि जो लॉ बना रहा है वो लॉ ही बनाएगा, और जो न्याय दे रहा है वो न्याय ही देगा, और जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, इम्प्लीमेंट लागू करवा रहा है, प्रेसिडेंट एसेंट देती है तब ना वो कानून बनता है। तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए, सरकार का पार्ट हो गए। प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर, डिफैक्टो हेड हैं, डिफैक्टो हेड, यानी कि इन प्रैक्टिकल प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट वो नॉमिनल हेड है हमारे देश में। लेकिन उनके साइन के बिना, प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो कानून कभी, मतलब वो बिल कभी कानून नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगी। जब तक साइन नहीं करेगी वो बिल ही रहेगा, और बिल की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये पूरा गवर्नेंस है, पूरा गवर्नेंस है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है। और रही बात लोकसभा में कितने एमपी हैं, 543, 543, और राज्यसभा में 240, इतने ही है। और स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का नाम ओम बिरला है, इस समय करेंटली ओम बिरला है। राज्यसभा के राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन। कौन है राज्यसभा का चेयरमैन? कोई तो है, याद नहीं आ रहा अभी। देखिए मुझे तो याद नहीं आ रहा है, क्या आपको याद है राज्यसभा का जो राज्यसभा को हेड करता है? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। और मेरा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है, जेन्युइनली अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करिए, मुझे आगे ले जाइए इन द सेंस कि मुझे और मोटिवेट करिए, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ। और मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाऊँगा, एकदम लाइन बाय लाइन, जैसे एक टीचर पढ़ाता है। अभी ना मेरे पास बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं एनसीईआरटी का जो डिजिटल वो होता है पूरा आपको डिजिटल बोर्ड पे लाइन बाय लाइन समझाता, लाइन बाय लाइन हर एक एक वर्ड का मतलब बताता। क्योंकि टीचर टीचर कौन होता है? टीचर वो होता है जो एक चीज़ को अलग अलग बैच में, मतलब में अलग अलग सेशन में, मतलब अभी आप लोग 12th में हैं, फिर कोई और 12th में आएगा, तो उसको तो टीचर बार बार वही चीज़ एनसीईआरटी बुक को पढ़ाता है, इसीलिए उसको एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन याद रहती है, वो कभी नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि वो बार बार वही चीज़ पढ़ा रहा है। इसीलिए ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है कि टीचर वही चीज़ बार 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 रिपीटेड, हर अलग अलग जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं। अभी आप लोग 12th में गए हैं, फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, फिर कोई और 11th में है तो वो 12th में आएगा, यानी कि फिर 11th में कुछ आएंगे। तो बार बार 11 12 के अलग जो भी आते हैं बच्चे 11 12 पे, उनको टीचर पढ़ाता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी इंस्टीट्यूशन में। बार बार अगर एक टीचर बार बार कोई चीज़ को पढ़ाता है, रिपीट करता है, तो वो उसके दिमाग में फिट हो जाता है।
बार बार उसी चीज़ को समझाना। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है। बाकी कोई क्या कमेंट कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर को गाली देते थे। मैंने ये बात देखी है। बहुत बच्चे हैं कमेंट यूट्यूब पे ही, जब लाइव सेशन आता है किसी भी टीचर का, तो मैंने देखा है बहुत बच्चे तो बहुत बच्चे, एक आध दो बच्चे, बहुत सारे बच्चे गाली नहीं देते। एक आध दो बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने से मतलब नहीं है, टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, टीचर क्यों पढ़ा रहा है उससे मतलब है, कि आखिर ये हरामखोर क्यों पढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे मतलब गालियाँ देते हैं टीचर को। टीचर तो गुरु होता है, टीचर ही हमें नॉलेज देता है, टीचर की वजह से हमारे। तो यही मुझे कहना था। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।